जैसा कि आपने अब तक सीजन 1 में पॉकेट एसएम पर देखा था कि आदर्श, जो कि एक आम लड़का था, उसके साथ एक दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। वो उसकी दुनिया एक जादुई दुनिया से बदल गई थी, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी की जगह ले ली थी मैजिक ने। यहां स्कूलों में भी मैजिक ही पढ़ाया जाता था। एक दिन जब एलिमेंट अवेकनिंग सेरेमनी में आदर्श, जिसे स्कूल ऑफ मैजिक में सबसे कमजोर स्टूडेंट समझा जाता था, वो इस दुनिया के दो सबसे रेयर एलिमेंट जगह देता है, थंडर एलिमेंट और फायर एलिमेंट। और धीरे धीरे काफी चुनौतियों का सामना करते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने लगता है। पर एक दिन पूरे शहर पर युद्ध का माहौल छा गया। विराट कला सांप, जिसे माया नगरी में एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर बोला जाता था, वो शहर पर हमला कर देता है, जिस वजह से माया नगरी में सभी तरफ डर का माहौल था। तभी लोगों ने आसमान में कई सारे सफेद बाज देखे जो शहर की तरफ ही आ रहे थे। उन सफेद बाजों ने पूरे शहर पर हमला कर दिया था। सभी बैटल मैजिशियन मिलकर उन बाजों से लड़ रहे थे। पर लोग तो तब चौंक गए जब उन्होंने देखा कि विराट काला सांप शहर पर हमला करने नहीं, बल्कि सबको बचाने के लिए आया था। अब सभी लोग मिलकर उन सफेद बाजों से लड़ रहे थे। उन बाजों से लड़ते लड़ते अनिरुद्ध की भी मौत हो गई थी और विराट कला सांप भी काफी ज्यादा घायल हो गया था। अब आगे हवा धीरे धीरे बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। आदर्श और छुटकी ने पूरी घटना सुनी थी, यहां तक कि गरुड़ की वो चीखें भी, जब वो अनिरुद्ध को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। आखिरकार गरुड़ किसी तरह उस युवक को वेस्ट फोर्ट्रेस वापस ले आया, लेकिन दोनों के दिलों में बेचैनी अब भी थी। विराट काला सांप अब पूरी तरह से जाग चुका था, आदर्श और छुटकी की देखभाल में। जैसे ही दोनों अनिरुद्ध को खोने के गहरे दुख में डूबे हुए थे, उस विशालकाय सांप के शरीर के सारे घाव गायब हो चुके थे। अब उसकी त्वचा पर एक नई चमकती हुई काली परत थी। उसकी त्वचा अब एकदम नई लग रही थी। पुरानी जख्मी त्वचा पास में पानी में भीगी हुई पड़ी थी। भले ही अब विराट काला सांप आकार में थोड़ा छोटा हो गया था, लेकिन एक्डिसिस त्वचा परिवर्तन के बाद वह थका हुआ या कमजोर नहीं लग रहा था। जब उसका एक्डिसिस समाप्त हो रहा था, तब उसने भी आदर्श और छुटकी के साथ उन सभी घटनाओं को सुना। उसने एक जोरदार चीख मारी, जैसे कि वह इन दोनों इंसानों को गहरे शोक से बाहर लाना चाहता हो। आदर्श ने खुद को संयत किया और देखा कि विराट काला सांप अब एक बिल्कुल नए रूप में था। उसकी चमकती काली परतें एक प्राचीन टोटेम बीस्ट की सत्ता को दर्शा रही थी। उसका विशाल शरीर उसके प्रभुत्व का प्रतीक था। विराट काला सांप ने गहराई से फुफकारते हुए अपनी जीभ बाहर निकाली। उसकी आंखें पश्चिम की ओर आकाश में गड़ी थी, जैसे वो अपने दुश्मनों को उसी दिशा में महसूस कर रहा हो। बिल्कुल सही, विराट काला सांप को मंत्री पीढ़ी ने फंसाया था। वो महामारी का बलि का बकरा बनते बनते बचा। क्या तुम अपना बदला लेना चाहते हो? आदर्श ने उसकी भयानक क्रोध लहर को महसूस करते हुए पूछा। विराट काला सांप इंसानी भाषा समझ सकता था। वो धीरे धीरे झील से ऊपर उठा, इतनी ऊंचाई पर कि पूरी झील को देख सके। विराट काला सांप ने अपना मुंह खोला और एक गगन भेदी गर्जना की, जैसे कोई सम्राट मृत्यु से लौटकर फिर से जिंदा हो गया हो। वो उन दुश्मनों को ऐलान कर रहा था जिन्होंने उसे मिटाने की कोशिश की थी, कि उनका दुस्वप्न अब शुरू हो चुका है। उसने अपनी शक्ति से भरी एक दहाड़ छोड़ी और उस दहाड़ के साथ झील की ओर प्रचंड लहरें उठने लगी। क्या तुम्हारा एक्डिसिस पूरा हो गया है? आदर्श ने हैरानी भरे स्वर में पूछा, जबकि वो विराट काला सांप के सिर पर खड़ा था। पहले आदर्श को इस सांप बॉस से डर लगता था, लेकिन जब उसने उसमें वही क्रोध महसूस किया, तो वो समझ गया कि उनका उद्देश्य एक ही है। मंत्री पीढ़ी बेहद ताकतवर था और शहर की अंतिम उम्मीद उसी के हाथों में थी। अगर वो रेड फैल्कन हर्ब्स लेकर क्वारंटाइन जोन पहुंच गया, तो उसकी हैसियत आसमान छू लेगी और अनिरुद्ध तथा गरुड़ के लिए न्याय पाना और कठिन हो जाएगा। आदर्श और छुटकी इस वक्त मंत्री पीढ़ी को चीरने की भावना में थे, और तभी विराट काला सांप ने भी एकदम सही समय पर अपना एक्डिसिस पूरा कर लिया। क्या तुम कह रहे हो कि अब तुम मेरी बात मानोगे? आदर्श ने उसके अंदर से आती एक अनोखी ऊर्जा को महसूस किया और खुद की ओर इशारा किया, आश्चर्यचकित होकर। विराट काला सांप ने ठोस रूप से उत्तर दिया। यह सांप अच्छी तरह जानता था कि आदर्श ने उसकी सबसे कमजोर अवस्था में उसकी रक्षा की थी।
इसलिए वो अब खुद को आदर्श के दिल में जलते हुए क्रोध की ज्वाला बनाना चाहता था। वो महामारी, साजिश और उस अपराधी को जो इस त्रासदी का जिम्मेदार था, राख कर देना चाहता था। ठीक है, चलो उस कमीने को खत्म कर डालते हैं, आदर्श ने जोर से गरजते हुए कहा। एक काउंसिलमैन जिसने अपनी सत्ता और ताकत का दुरुपयोग करते हुए ऐसी क्रूर साजिश रची। लेकिन अब विराट काला साहब का एक्डिसिस पूरा हो चुका था। प्रभु लौट आया था। अब कोई भी उस हरामी को नहीं बचा सकता। छुटकी, लोकेशन बताओ, आदर्श ने बगल में खड़ी छुटकी से कहा। वो फिलहाल वेस्ट फोर्ट्रेस और क्वारंटाइन जोन के बीच की एक छोटी घाटी में है। वो लगभग शहर के करीब पहुंच चुका है, छुटकी ने जवाब दिया। छुटकी ने उसकी स्पेस ब्रेसलेट पर विशेष मार्किंग की थी। उसे पता था कि मंत्री पीढ़ी कहाँ है। वो इतना बड़ा पाप करने के बाद चोरी छिपे शहर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। उसने लौटते समय अनिरुद्ध का पीछा किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब उसकी बारी थी वही अंजाम भुगतने की। ठीक है बड़े भाई, चलो। आदर्श ने विराट काला साहब पर खड़े होकर पश्चिम की ओर इशारा किया। विराट काला साहब पूरी तरह से काले कवच जैसी चमकदार परत से ढका हुआ था। वह झील से सीधे आकाश की ओर उछला, जैसे कोई रात्रि दैत्य आकाश में उड़ान भर रहा हो। दूसरे उड़ने वाले जीव पंख फड़फड़ाकर धीरे धीरे ऊंचाई पाते हैं, लेकिन विराट काला साहब सीधा बादलों के ऊपर जा पहुंचा। जैसे ही वह बादलों की परत में पहुंचा, वेस्ट लेक के ऊपर आकाश में एक उल्टी बहती हुई जलधारा दिखाई दी। पास के निवासी उस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। जल्द ही विराट काला साहब की आकृति एक रंग बिरंगे कोहरे में छुप गई। वो कोहरा न केवल उसके विशाल शरीर को छुपा रहा था, बल्कि उसे माया नगरी की ओर खींच भी रहा था। ये उस बीस्ट की बादलों पर सवारी करने की शक्ति थी। वे तेजी से उस आधुनिक शहर की गगनचुंबी इमारतों के ऊपर से गुजरे। आदर्श और छुटकी दोनों विराट काला साहब के सिर पर बैठे थे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने पहले कभी ऐसी उड़ान का अनुभव नहीं किया था। एक रूलर लेवल बीस्ट की रफ्तार अविश्वसनीय होती है। वे उस चमकते शहर को पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे रात के दृश्य में प्रवेश करने लगे। थोड़ा आगे फीके आकाश में सफेद आकृतियां तैर रही थी। वे सफेद बहुओं सेना की सेना थी। एक लंबी लड़ाई के बाद सफेद बहुओं सेना की सेना अब सुरक्षित जोन की सीमा तोड़ने और मानव क्षेत्र में घुसपैठ करने ही वाली थी। वे शहर के बेहद करीब थे। विराट काला साहब ने सफेद बहुओं सेना की पूरी तरह अनदेखी कर दी। उसकी ठंडी आंखें घाटी में नीचे देख रही थी। ठीक आदर्श की तरह वो मंत्री पीढ़ी को ढूंढ रहा था। वो ठीक हमारे नीचे है, लेकिन लगता है कि वो कुछ लोगों से मिल रहा है। संख्या भी काफी है, छुटकी ने अपने छोटे लैपटॉप की जानकारी देखकर कहा। वे संख्या में ज्यादा है, हमें शायद। आदर्श अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि विराट काला साहब ने कोहरा हटाया, एक टोटम विशाल शरीर को लपेटते हुए लेवल खुले मैदान में गोता लगा, जिसकी ऊंचाई आसमान। संख्या में ज्यादा विराट काला साहब के लिए इस पूरी दुनिया में बहुत कम चीजें थी जिन्हें वो अपने योग्य प्रतिद्वंदी मानता। एक मामूली सिटी काउंसिलमैन तो बहुत ही छोटी बात थी। एक काली छाया नीचे घाटी में मैदान के पार फुर्ती से घूम रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि मंत्री पीढ़ी था, जिसने अनिरुद्ध को रोका था। वो शैडो एलिमेंट में काफी निपुण था। हर बार जब वह चलता तो कई परतों वाली छाया को एक ही छलांग में पार कर लेता। मंत्री पीढ़ी, हम बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। झाड़ियों के बीच एक कठोर चेहरा वाला आदमी खड़ा था। उसके पीछे कुछ लोग थे जो अन्य मंत्री के अधीनस्थ थे। उनकी आभा देखकर यह स्पष्ट था कि वे सभी एडवांस्ड मैजिशियंस थे। मंत्री पीढ़ी धीरे धीरे छायाओं से बाहर निकला। उसकी बकरी दाढ़ी और मुस्कान उसे एक सौम्य रूप देती थी, और किसी को पता नहीं था कि उसने अभी अभी माया नगरी का हीरो बनने के करीब एक युवक की निर्दयता से हत्या कर दी थी। मेरे पास सब कुछ है, अब तुम निश्चिंत रहो। जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें अनगिनत दौलत और शक्ति मिलेगी, मंत्री पीढ़ी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह कठोर चेहरा वाला आदमी और अन्य एडवांस्ड मैजिशियंस भी मुस्कुराए। उनमें से एक बोला, हमें आपको क्वारंटाइन जोन तक ले जाने दीजिए। ठीक है, कहानियां बाद में सुनाएंगे। अभी तो माया नगरी खतरे में है। यह समय है जब मैं
मंत्री पीढ़ी उसका उद्धार करूंगा। जब यह हो जाएगा तो और लोग मेरी अधीनता स्वीकार करेंगे, फिर कोई भी मेरी स्थिति को चुनौती नहीं दे सकेगा। मैं जल्द ही चेयरमैन बन जाऊंगा। हा हा हा, मंत्री पीढ़ी जोर से हंसा। भीड़ ने उसकी चापलूसी में ताली बजाई। भीड़ से घिरे मंत्री पीढ़ी ने क्वारंटाइन जोन की ओर कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि आकाश से काले बैंगनी तूफान जैसी एक भीषण बवंडर नीचे उतरी। वह जमीन में धंस गई और घास को चीरती हुई एक विशाल तूफान में बदल गई, जिसने पूरी घाटी को ढक लिया। उस बवंडर के भीतर घना कोहरा धीरे धीरे फैल गया, जो एक दीवार बनाकर उस समूह का रास्ता रोकने लगा। उस धुंध के भीतर एक धुंधली चमकती काली आकृति उभरी। वो किसी पहाड़ की रीढ़ जितनी विशाल थी। उसका शरीर इतना लंबा था कि वो खुद में लिपट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोहरे में कई विशाल अजगर रेंग रहे हों। लेकिन जब धुंध छंटी तो सबने देखा कि ये एक ही विराट काला सांप था, इतना ऊंचा कि बादलों को छू सके। विराट काला सांप सीधा खड़ा हो गया। उसने धीरे धीरे सिर नीचे झुकाया, जैसे कोई सम्राट पापी मनुष्यों को घूर रहा हो। उसकी आंखों से निकली ठंडी चमक उनके दिलों में तलवार की तरह चुभी और उन्हें वहीं जड़ कर दिया। उसके सिर पर आदर्श और छुटकी खड़े थे। दोनों अनिरुद्ध का बदला लेने आए थे। आदर्श ने मंत्री पीढ़ी को घूरा और उसे देखकर हैरानी हुई, क्योंकि उसने मंत्री के बगल में खड़े व्यक्ति को पहले भी देखा था। जब वह भावना के साथ झील के बीच स्थित मंदिर गया था तो एक व्यक्ति कबीला का घोड़ेबाज वहां तैनात था। वही व्यक्ति अब मंत्री पीढ़ी के साथ खड़ा था। यह साफ था कि वो घोड़ेबाज का गद्दार था। कबीला का घोड़ेबाज पूरी तरह जम गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका टोटेम बीस्ट विराट काला सांप यहां प्रकट होगा। उसमें सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं थी। वो इतना भयभीत था कि जैसे आदर्श पहली बार उस सांप से मिला था। दूसरी ओर मंत्री पीढ़ी एक सुपर मैजिशियन था। वो स्थिर खड़ा रह सका। उसने सिर उठाया और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम वही पुराने टोटेम बीस्ट हो? बिना पूरी तरह पांच किए मैं अकेले ही तुम्हें मिटा सकता हूं। तभी विराट काला सांप ने अचानक अपना मुंह खोला और काली धुंध की एक फूंक मारी। वो जमीन से टकराई और एक जबरदस्त काली लहर पैदा हुई। उस ऊर्जा की लहर ने जमीन को चकनाचूर कर दिया। आसपास की जगह थरथरा उठी। मंत्री पीढ़ी के साथ खड़े कई लोग हवा में उछल गए। वे सभी एडवांस्ड मैजिशियंस थे और तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए रक्षात्मक जादू या उपकरणों का उपयोग करने लगे। लेकिन विराट काला सांप की ताकत के सामने ये सारी कोशिशें बेकार रहीं। उनकी रक्षा की परतें और जमीन दोनों चकनाचूर हो गई। वे हवा में तिनकों की तरह तैरने लगे, जैसे कोई महाशक्ति उन्हें चीर रही हो। कमजोर जादूगर 50 मीटर ऊंचाई पर पहुंचते ही टुकड़ों में बंट गया। उसके हाथ, पैर और सिर कटकर अलग हो गए। ताजा खून आकाश में बिखर गया। बाकियों की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। कोई मांस के लोथड़ों में बदल गया, कोई चारों दिशाओं में बिखर गया। 4 जादूगर वहीं मर गए। विराट काला सांप की एक साधारण सांस ने उन्हें नष्ट कर दिया। एकमात्र जीवित बचा व्यक्ति था वो गद्दार कबीला का घोड़ेबाज। वह देवचन कबीला से था, इसलिए उसे बीस्ट की ताकत का अच्छी तरह अंदाजा था। उसने शुरू में ही अपनी पूरी ऊर्जा बचाव में झोंक दी थी, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन वो खून से लथपथ था और आधा मरा हुआ। जैसे ही वो आसमान से गिरा, आदर्श को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी जो देखा वो सच था। इतनी ताकत! वे सभी एडवांस्ड मैजिशियंस थे। फिर भी विराट काला सांप ने सिर्फ एक हमले में सबको खत्म कर दिया। ऊर्जा धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन जमीन पर विनाश का गहरा निशान छोड़ गई। धरती में दरारें दूर तक फैल गई, जैसे किसी दैवी शक्ति ने वहां कदम रखा हो। उस क्षेत्र में सिर्फ एक ही व्यक्ति बिना किसी चोट के बचा, मंत्री पीढ़ी, जो सुपर मैजिशियन था। उसने गुस्से में कहा, तुम्हें अपनी त्वचा का उतारना पूरी करने में अभी आधा महीना और लगना चाहिए था। क्या तुम अपनी जान की कीमत पर मुझे मारना चाहते हो? मंत्री पीढ़ी ये कभी नहीं मान सकता था कि वो बीस्ट अपनी पूरी शक्ति वापस पा चुका है। उसे अब भी ठीक होने में आधा महीना लगने वाला था। आदर्श हैरान रह गया। शायद उस अवैध रूप से रिसाइकल किए गए कुकिंग ऑयल ने कुछ अप्रत्याशित असर डाल दिया था। असल में आदर्श एकदम सही सोच रहा था।
सीरम में मौजूद डिजीज्ड ब्लड को सफेद बहुओं सेना एक स्वादिष्ट व्यंजन मानते थे। यह विराट काला सांप के लिए भी एक पोषण युक्त टॉनिक जैसा था, जिसने शेडिंग, त्वचा का उतारना के दौरान खोई हुई जीवन शक्ति को फिर से भर दिया था। मंत्री पीढ़ी कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसके द्वारा किया गया पाप ही अंततः विराट काला सांप के ठीक होने में मदद करेगा और वही उसे मारने यहां आएगा। मंत्री पीढ़ी का चेहरा लटक गया। उसकी बारीकी से सवारी हुई दाढ़ी अब हवा के झोंकों से बिखर चुकी थी। उसने विराट काला सांप की ओर उंगली उठाकर कहा, मैंने एक बार तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था। अब अगर तुम इतनी बुरी तरह से मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये आखिरी इच्छा भी पूरी कर देता हूं। देवचिन्ह प्राणी, तुम सबको तो प्राचीन साम्राज्यों के साथ ही दफन हो जाना चाहिए था और इतिहास में विलुप्त घोषित कर दिया जाना चाहिए था। जब तुम मरोगे तो दुनिया से एक और टोटेम बीस्ट कम हो जाएगा। विराट काला सांप ने उसी गर्वीले भाव से उसकी ओर देखा। जैसे ही मंत्री गुस्से से दहाड़ रहा था, विराट काला सांप ने पूरी ताकत से अपने शरीर को उसकी ओर फेंका। मंत्री पीढ़ी ने समय रहते प्रतिक्रिया दी। उसका शरीर छाया में समा गया, जो जल्द ही 2 में फिर 4 में बंट गई। छायाएं 4 अलग अलग दिशाओं में फैल गई। अब यह पता लगाना असंभव था कि असली कौन सी थी। आदर्श स्तब्ध रह गया। उसे नहीं पता था कि मंत्री स्पेल में इतना निपुण था कि वो इतने सारे भ्रमित करने वाले शैडोज बना सकता था। वो अभी भी उस स्तर से बहुत दूर था, को धोखा दे सकता था, लेकिन विराट काला सांप की पैनी निगाहों से नहीं बच सका। जैसे ही उसने जमीन पर वार किया, मिट्टी की एक लहर उठी और एक छाया का पीछा करने लगी। मिट्टी की वह लहर एक ड्रैगन की तरह छाया पर जा गिरी। मंत्री पीढ़ी डर के मारे तुरंत उस छाया से बाहर कूदा, लेकिन फिर भी वो सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। वह दांत पीसते हुए उठा। उसने अपनी सबसे तेज गति से एक एडवांस शैडो एलिमेंट मैजिक चलाया, निशाचल जाल। क्योंकि पहले से ही अंधेरा था, निशाचल जाल ने उस क्षेत्र के चारों ओर एक ऐसी परत बना दी जहां रोशनी भी नहीं पहुंच सकती थी, जिससे उसने अपनी जोन बना ली। मंत्री पीढ़ी बहुत तेजी से स्पेल्स कास्ट कर रहा था। वह एडवांस स्पेल का इस्तेमाल ढाल के रूप में कर रहा था, ताकि उसके पास सुपर स्पेल कास्ट करने का समय मिल सके। 7 स्टार कॉन्स्टलेशंस को जोड़कर ही स्टार पैलेस बनाया जा सकता था, और ये एक जटिल प्रक्रिया थी। विराट काला सांप ने अचानक गहरी सांस ली। उसका शरीर थोड़ा खुल गया और उसकी चमड़ी की दरारों से हरे जहरीले धुएं की लहरें निकलने लगी। ये जहर बेतरतीब नहीं फैला, बल्कि उसने खुद को विशेष आकृतियों में केंद्रित कर लिया। ठीक विराट काला सांप के ही आकार में वो जहर 9 विशाल सर्पों में बदल गया, पर वे ज्यादा तूफान जैसे लग रहे थे। जैसे ही विराट काला सांप ने दहाड़ मारी, 9 जहरीले सर्प मंत्री पीढ़ी की जोन की ओर दौड़ पड़े। निशाचल जाल का क्षेत्र काफी बड़ा था, लेकिन उन जहरीले सर्पों के आकार के सामने वो कुछ भी नहीं था। एक जहरीला सर्प सीधे परत से टकराया और उसे फाड़ दिया। जहरीला धुआं तेजी से अंदर घुस गया और मंत्री पीढ़ी को घेर लिया, जो अंधेरे में छिपने की कोशिश कर रहा था। धुंध इतनी घनी थी कि वह दीवार जैसी लग रही थी। मंत्री पीढ़ी उसमें फंस गया और बाहर 8 और जहरीले सर्प उसका इंतजार कर रहे थे। हर टक्कर के बाद जमीन जोर से हिल रही थी। जहरीली धुंध चारों ओर फैलती जा रही थी। आदर्श बस ये देख सकता था कि मंत्री पीढ़ी घबराहट में खुद को उस जहर से बचाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने लाइट एलिमेंट भी जगाया था। जहर के खिलाफ यह सबसे ताकतवर तत्व माना जाता है, फिर भी उसकी जादुई किरणें उस सर्प विष में प्रवेश करते ही निगल ली जा रही थी। सर्प विष इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि सुपर मैजिशियन भी उसमें नहीं बच सकता था। मंत्री पीढ़ी की रक्षा जहरीले सर्पों के हमलों के सामने तेजी से टूट रही थी। जहर उसके शरीर में घुस चुका था और उसकी त्वचा पर निशान छोड़ रहा था। मंत्री पीढ़ी अब मृत्यु के जबड़ों के एकदम पास था। विराट काला सांप का जहर लगभग असाध्य था, लेकिन विराट काला सांप इतनी आसानी से उस पापी को मरने देना नहीं चाहता था। उसने गहरी सांस ली और बाहर निकाले गए जहर को फिर से अपने शरीर में खींच लिया। उस तेज खिंचाव से मंत्री पीढ़ी भी उसके मुंह की ओर खींचने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो बस कुछ ही सेकंड दूर था निगल लिए जाने से। उसने अपने होश एकत्र किए और अपना अंतिम तुरुप का पत्ता चला दिया।
मंत्री पीढ़ी के शरीर से एक सुनहरी रोशनी फूटी। वो रोशनी एक सुनहरी ढाल बन गई जो उसके चारों ओर एक सोने के महल जैसी रक्षा बनाकर खड़ी हो गई। जब विराट काला सांप ने उस ढाल पर काटा तो वह जबरदस्त बल के बावजूद नहीं टूटी। विराट काला सांप ने फिर से मुंह खोला और दूसरी बार काटा। क्लैंक। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने हीरे पर दांत मारा हो। टकराव के कारण उसके नुकीले दांत थोड़े ढीले हो गए। दूसरी ओर उस ढाल पर बस कुछ हल्की सी दरारें पड़ी थी। मंत्री पीढ़ी उस ढाल के अंदर सुरक्षित था और उसने सहज रूप से अपनी दाढ़ी संवारी। उसके पीले पड़े चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। तंत्र रक्षक संघ की दी हुई महाशक्ति कवच ने उसकी जान बचा ली थी, वरना वो विराट काला सांप का निवाला बन गया होता। महाशक्ति कवच काफी समय तक टिक सकती थी और यही समय उसे चाहिए था। लेकिन तभी विराट काला सांप ने अपनी जीभ लपेटी और महाशक्ति कवच समेत मंत्री पीढ़ी को अपने गले और पेट में निगल लिया। कोई बात नहीं, अगर वह ढाल को काट नहीं सका, उसका पेट हर चीज को पचाने में सक्षम था, यहां तक कि वो सुनहरी महाशक्ति कवच को भी। सांप जब अपने शिकार को निगलता है तब अक्सर शिकार जिंदा होता है। इस तरह मंत्री पीढ़ी धीरे धीरे पेट के एसिड में गलते हुए मरता। कम से कम तब तक वो अपने पापों पर पछतावा जरूर कर सकता था। मंत्री पीढ़ी इस तरह मरना नहीं चाहता था। जब वह सांप की ग्रासनी में घुस रहा था तो उसने ऊपर खड़े 2 लोगों की ओर चीख कर कहा, लाल जादुई शक्ति वाला ब्रेसलेट अभी भी मेरे हाथ में है। अगर मैं मर गया तो माया नगरी पर सफेद बहुओं सेना का हमला होगा। लाखों लोग मारे जाएंगे। मुझे छोड़ दो तो मैं वो ब्रेसलेट दे दूंगा। तुम्हारा दोस्त पहले ही मर चुका है, उसका बदला लेकर कोई फायदा नहीं। मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं अपने मंत्री के रुतबे से तुम्हें शक्ति और सम्मान दिलाऊंगा। जो चाहो वो दूंगा। मंत्री पीढ़ी डर चुका था। जो घमंड उसने पहले विराट काला सांप के सामने दिखाया था वह अब पूरी तरह गायब हो चुका था। उसे कई बार बताया गया था कि शहर की रक्षा करने वाला देवता कितना शक्तिशाली है, लेकिन आज ये खुद अनुभव करके उसने समझा कि उसका सुपर मैजिक कितना खोखला था। वह उस सर्प देवता के समकक्ष कहीं नहीं था। अब वो मरना नहीं चाहता था। उसके पास अब अपनी गरिमा खोकर दया की भीख मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उसके पास अब भी वह ब्रेसलेट है, उसी में उस प्लेग का एंटीडोट है जिसे अनिरुद्ध ने अपनी जान देकर हासिल किया था। अगर वह मंत्री पीढ़ी के साथ ही चला गया तो हम संक्रमित लोगों का क्या करेंगे और उन सफेद बहुओं सेना की सेना का क्या होगा? छुटकी ने चिंता में कहा। मंत्री पीढ़ी को मारने के बाद वे अपना बदला तो ले सकते थे, लेकिन माया नगरी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। विराट काला सांप को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। उसने मंत्री पीढ़ी को महाशक्ति कवच सहित अपने पेट में गहराई तक निगल लिया था, जिससे उसके बच निकलने की कोई संभावना नहीं बची थी। आदर्श अब भी गहरी सोच में डूबा था। तभी उसने आकाश से आती हुई आवाजें सुनी। उसने सिर उठाया और देखा कि सफेद बहुओं सेना के बादल उनकी ओर उड़ते आ रहे थे। वे उस घाटी में थे जो शहर के पास थी। घाटी के पार सफेद बहुओं सेना को मकान, निवासी, सड़कें, स्कूल और वो क्वारंटाइन जोन मिल जाता जहां संक्रमित लोगों को रखा गया था। हालांकि आसपास के निवासी पहले ही हटा दिए गए थे ताकि संक्रमण न फैले, लेकिन अगर सफेद बहुओं सेना शहर में घुस आते तो ये उड़ने वाले राक्षसी पक्षी मासूम नागरिकों की जान ले लेते और कोई कुछ नहीं कर सकता था। सफेद बहुओं सेना की सेना पास आ रही थी। हल्के कुहासे के पार आदर्श को एक चांदी जैसा प्राणी आकाश में ऊंचाई पर अपने पंख फड़फड़ाते दिखा, जो कुछ और विशाल राक्षसी जीवों के साथ माया नगरी की ओर बढ़ रहा था। वो क्या है? वो जो सिल्वर रंग का है? आदर्श ने आतंक में पूछा। वो है सिल्वर स्काइरुलर, वेस्ट रिज का शासक। उसी की वजह से हेवनली ईगल्स ने बगावत की थी, छुटकी ने जवाब दिया। अब मामला हाथ से निकल रहा है। भगवान ही जानता है कि अगर रूलर लेवल डीमन बीस्ट शहर में घुस आया तो कितनी भयानक तबाही मच सकती है, आदर्श ने कहा। सिटी की आपदा तो बस एक कमांडर लेवल के डार्कविंग वुल्फ ने फैलाई थी, और तब भी कितने लोग मारे गए थे। अब तो एक रूलर लेवल जीव और उसकी पूरी सेना, जो आकाश को भी ढक ले, माया नगरी की ओर बढ़ रही थी। यह शहर के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था।
लेकिन इस स्थिति को सुलझाने के लिए उन्हें लाल जादुई शक्ति की जरूरत थी जो उसी ब्रेसलेट में थे। मंत्री पीढ़ी को निगल लिए जाने के बावजूद वो अब भी उसे कसकर पकड़े हुए था। वही उसकी अंतिम सौदेबाजी थी। अगर उसे छोड़ नहीं दिया गया तो वो उस एंटीडोट को नष्ट कर देगा जिसे अनिरुद्ध लाया था। अब वे क्या कर सकते थे? आदर्श खुद को बेहद असहाय महसूस कर रहा था। विराट काला सांप ने अपना सिर उठाया और आकाश में उड़ते सफेद बहुओं सेना पर एक दहाड़ मारी। सफेद बहुओं सेना उनके ऊपर से तेजी से उड़ते हुए सीधे माया नगरी की ओर बढ़ गए। उनमें से कुछ नीचे गोता लगाने लगे, जैसे जमीन पर उन्हें कोई स्वादिष्ट शिकार दिख गया हो। जो लोग मैजिशियन नहीं थे वे बेहद कमजोर थे। उनके पास अपनी रक्षा करने का कोई तरीका नहीं था। विराट काला सांप को गुस्सा आ गया। माया नगरी उसकी टेरिटरी मानी जाती थी। वो कैसे देख सकता था कि राक्षसी पक्षी उसकी सीमा में निर्दयता से तबाही मचाए। एक झटके में उसने घाटी पार की और तेजी से माया नगरी की ओर बढ़ने लगा। उसका आकार किसी पर्वत जैसा था। माया नगरी के लोग दूर से भी उसके विशाल सिर और शरीर को शहर की ओर बढ़ते देख सकते थे। जहां वो गुजरा वहां जमीन पर एक गहरी दरार रह गई जो शहर से निकलने वाली नहरों के समांतर चल रही थी। सड़कों पर चीख पुकार मच गई। जो लोग इमारतों में छिपे थे वे भी इन सफेद राक्षसी पक्षियों के पंजों से बच नहीं सके, हताहत होने लगे। सौभाग्य से ये क्षेत्र सबसे पहले खाली कराए गए इलाकों में से था, इसलिए स्थिति और भी बुरी नहीं हुई। सफेद बहुओं सेना सफेद बारिश की तरह नीचे गिरने लगे। वे शहर की सीमाओं में फैल गए। क्योंकि वे उड़ सकते थे, कई मैजिशियंस भी उनके खिलाफ बेबस थे। वे बस उन्हें शहर को तबाह करते और नागरिकों को मारते हुए देख सकते थे। और भी हैरान कर देने वाला दृश्य ये था, एक विशालकाय सांप अभी अभी शहर की सीमा पर आ पहुंचा था। पहरेदार उसे देखकर सफेद बहुओं सेना से भी ज्यादा डर गए। जैसे ही विराट काला सांप शहर की सीमा पर पहुंचा, उसने अपना मुंह खोला और सफेद बहुओं सेना की ओर जहरीली धुंध उगल दी। जहर को अंदर लेते ही कुछ ही सेकंड में वे पक्षी अकड़कर जमीन पर गिर पड़े, मृत। विराट काला सांप का जहर इतना ताकतवर था कि वह सफेद बहुओं सेना को तुरंत मार सकता था। राक्षसी पक्षियों के झुंड तेजी से आसमान से गिरते गए और जमीन से टकराकर खून में सने ढेर बन गए। जहरीली धुंध ने शहर की सीमा के पास के आकाश को ढक लिया। ये धीरे धीरे एक जहरीली दीवार का रूप लेने लगी जो सीमा तय कर रही थी। अगर कोई सफेद बहुओं सेना इसमें घुसता तो तुरंत मर जाता। हजारों सफेद बहुओं सेना जहरीली धुंध में मारे गए। उनकी सेना ये सोचकर आगे बढ़ी थी कि वे अपनी संख्या के बल पर इस जहरीली दीवार को तोड़ देंगे, लेकिन हर एक मृत होकर गिर पड़ा। जहरीली गैस शहर की ओर नहीं फैली थी जहां इंसान थे। निवासियों को लगा था कि अब उनका अंत आ गया है और वे मौत के लिए तैयार थे। लेकिन उन्हें हैरानी हुई जब देखा कि वही जहरीली धुंध सफेद राक्षसी पक्षियों को उन तक पहुंचने से रोक रही है। वे उस विशालकाय सांप को देख रहे थे जो खुद को शहर के अंदर धकेल रहा था। क्या वो हमारी रक्षा कर रहा है? एक इंटरमीडिएट मैजिशियन ने पूछा। महिला युद्धतांत्रिक के पीछे बुजुर्गों का एक समूह था जिन्हें वृद्धाश्रम से निकाला जा रहा था। इन बुजुर्गों को समय रहते हटाया नहीं जा सका था, जैसे उन्हें समाज ने भुला दिया हो। बस वही महिला युद्धतांत्रिक कुछ समय पहले ही उन्हें बचाने वहां पहुंची थी। विराट काला सांप शहर की सीमा पर खड़ा था। उसने सिर उठाया और उसे घूरते सफेद बहुओं सेना को देखा। उसकी नजरों में वे बस मच्छरों और मक्खियों का झुंड थे। उनकी संख्या चाहे जितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह विशाल जीव लगातार जहर उगल रहा था। जहरीली दीवार और भी मोटी हो रही थी। वह किसी एक सफेद बहुओं सेना को भी अंदर घुसने नहीं देना चाहता था। अचानक उसने अपना सिर ऊंचा उठाया। उसे कुछ महसूस हुआ था। उसकी चमकती आंखें आकाश की ओर उठ गई। सिल्वर स्काइरोलर ठीक उसके ऊपर उड़ रहा था। उसी तरह सिल्वर स्काइरोलर भी जमीन पर खड़े विराट काला सांप को घूर रहा था। उसने एक गूंजती हुई चीख मारी, जैसे किसी महान खतरे को पहचान लिया हो। उसकी तीखी आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। शहर के ऊपर आकाश में आर्मी कमांडर और दिग्विजय एक जल कवच से घिरे हुए थे।
उन पर तेज चांदी जैसी पंखों की बौछार हो रही थी, मानो कोई बवंडर हमला कर रहा हो। कवच ने सिर्फ एक लहर को रोका, फिर वह टुकड़ों में बिखर गया। उनके शरीर पर जल्द ही नीले निशान और जख्म उभर आए। सिल्वर स्काइरुलर बेहद चालाक था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मानव जादूगरों की जादू चलाने की तकनीकों से भली भांति परिचित था। उससे लड़ रहे सभी लोग सुपर मैजिशियंस थे और केवल सुपर स्पेल्स ही उसके पंखों के कवच को भेद सकते थे। वो राक्षसी पक्षी अपने पंखों को अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकता था। वे उसके चारों ओर चाकुओं की तरह घूम रहे थे, जैसे एक ब्लेड जोन तैयार हो गया हो। ये क्षेत्र न केवल उसकी अदम्य रक्षा थी, बल्कि वह इन्हें लक्ष्य की ओर दाग भी सकता था। वे चांदी के पंख सुपर मैजिशियंस के लिए बेहद परेशानी का कारण बन गए थे। जैसे ही वे सुपर स्पेल चलाने की कोशिश करते, पंख उन्हें बाधित कर देते और स्टार पैलेस बनाने का कोई मौका नहीं देते। स्टार पैलेस बनाना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें 7 स्टार कॉन्स्टलेशंस को जोड़ना होता है। कुछ ही लोग इसे तेजी से बना सकते हैं। कम से कम आर्मी कमांडर, दिग्विजय, मंत्री राजेश, कमांडर और बाकी लोग इतने सक्षम नहीं थे। वे काफी शक्तिशाली थे और एडवांस स्पेल्स तुरंत चला सकते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनमें से कोई भी सिल्वर स्काइरुलर के फेदर ब्लेड डोमेन को भेदने में सक्षम नहीं था। यह क्षेत्र एक तूफानी घेरा बन चुका था और कोई भी विनाशकारी स्पेल टकराकर टूट जाता। अब क्या करें? अगर हम इसकी रक्षा को नहीं तोड़ सके तो इसे चोट तक नहीं पहुंचा सकते, आर्मी कमांडर ने चिंतित होकर कहा। सुपर मैजिक का हर प्रयास विफल हो रहा था और एडवांस स्पेल्स का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। सिल्वर स्काइरुलर अपने फेदर जोन का भरपूर उपयोग कर रहा था और वो लगभग अजेय लग रहा था। हमें किसी भी कीमत पर इसे तोड़ना होगा, मंत्री राजेश ने क्रोधित होकर चिल्लाया। उनकी मैजिक सबसे अधिक विनाशकारी थी। मिस्टर हरप्रीत की सुरक्षा में रहते हुए उन्होंने लाइटनिंग एलिमेंट को नियंत्रित किया और तेजी से पीछे हटे। 5 स्टार कॉन्स्टलेशंस उनके चारों ओर बन गए। उन्होंने सितारों को बेहद तेजी से संरेखित किया। तारामेघ और स्टार पैटर्न्स ने स्टार कॉन्स्टलेशंस को चित्रित कर दिया। यह किसी आम सुपर मैजिशियन के बस की बात नहीं थी। यह जमीन की तरफ देख रहा है, इसका ध्यान भटका है। मंत्री राजेश, यही मौका है, मिस्टर हरप्रीत चिल्लाया। मिस्टर हरप्रीत खुद को पंखों की वर्षा के लिए पहले से तैयार कर चुके थे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सिल्वर स्काइरुलर का ध्यान जमीन की ओर चला गया था। शायद वहां कुछ ऐसा था जिसने उसे भड़का दिया। मंत्री राजेश और मिस्टर हरप्रीत के पास यह देखने का समय नहीं था कि नीचे क्या हो रहा था। मंत्री राजेश पूरी तरह से अंतिम 2 स्टार कॉन्स्टलेशंस को पूरा करने में लगे थे। 7 स्टार कॉन्स्टलेशंस बन चुके थे। तारों से भरा हुआ एक शानदार गैलेक्सी उभरा। तारामेघ ने सितारों को आपस में जोड़ दिया, जिससे एक अद्भुत स्टार पैटर्न बना। परिपूर्ण स्टार राजेश के स्थान से 100 मीटर के क्षेत्र को आकार दिया। काले बैंगनी बिजली की 4 कॉन्स्टलेशंस एक दूसरे से जुड़ते गए। में एक बिजली का भाला बनाया। एक भव्य स्टार बिजली का भाला जोर से फेंका गया, जो रास्ते में बढ़ता ही गया। एक के बाद एक और भी बिजली के भाले आसमान में चमके और 9 बिजली की रेखाएं बन गई। बिजली की किरणें सिल्वर स्काइरुलर के फेदर ब्लेड डोमेन की ओर बढ़ी। 9 विशाल खंभों से बनी बिजली की एक पिंजरा बन गया, जिसने सिल्वर स्काइरुलर को कैद कर लिया। हालांकि ये लाइटनिंग पनिशमेंट उतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि विराट काला सांप को पकड़ने वाला जाल, लेकिन यह सिल्वर स्काइरुलर को काफी देर तक व्यस्त रखने के लिए काफी था। सिल्वर स्काइरुलर गुस्से से चीखा जब उसने देखा कि बिजली की चमक चारों ओर से आ रही है। उसने पिंजरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन यह सुपर स्पेल्स में से सबसे मजबूत जाल था, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। उसका शरीर गिरने लगा और बिजली का पिंजरा उसके साथ साथ नीचे गिरा। लाइटनिंग पनिशमेंट उसके साथ नीचे गिरता गया। एक ऊंचाई पर पहुंचकर सिल्वर स्काइरुलर ने जोर से एक चीख निकाली। उसकी आवाज सफेद बहुओं सेना की सेना के बीच रात के आकाश में गूंज उठी। जो सफेद बहुओं सेना जहरीली धुंध से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, वे तुरंत दिशा बदलकर उसकी पुकार की ओर उड़ चले। ये क्या करना चाहता है? क्या यह सोचता है कि इसके प्यादे लाइटनिंग पनिशमेंट को तोड़ सकते हैं? मंत्री राजेश ने कहा। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सफेद बहुओं सेना की पहली टुकड़ी 100 से अधिक बिजली के पिंजरे से टकराने लगी, मानो वे विशाल सफेद जाल हों।
वे शायद अपने घोंसलों के अनुसार समूहित थे। उनके समन्वय को देखकर यही लग रहा था। लेकिन जैसे ही वे बिजली की जंजीरों से टकराए, उनके शरीर चूर चूर होकर रक्त की बूंदों में बदल गए। पहली टुकड़ी के बाद और भी सफेद बहुओं सेना उस दिशा में टकराने लगे। उनमें स्तर के राक्षसी पक्षी भी थे, लेकिन स्तर की तरह वे भी लाइटनिंग एलिमेंट के जबरदस्त स्पेल के सामने टिक नहीं सके। सिल्वर स्कारलर के आदेश पर हजारों सफेद बहुओं सेना आत्मघाती ढंग से बिजली की दीवार से टकराते रहे, जैसे पतंगे आग में कूदते हैं। कुछ ही सेकंड में हजारों पक्षी मारे गए। उनका रक्त बूंदों से धुंध में बदल गया, जो कई किलोमीटर तक फैल गई। यह दृश्य विचित्र और भयावह था। मंत्री राजेश स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक स्तर का राक्षसी पक्षी अपनी ही जाति के जीवों को बलिदान कर देगा, सिर्फ इसलिए ताकि वह जल्दी से जाल से मुक्त हो सके। आखिरकार लाइटनिंग पनिशमेंट की शक्ति डगमगाने लगी। लगातार आत्मघाती हमलों की वजह से इसकी ताकत घटने लगी। जब सिल्वर स्कारलर ने देखा कि उसकी योजना सफल हो रही है, उसने एक और चीख निकाली। सफेद बहुओं सेना को बलिदान करने का आदेश दिया। ये नीच श्रेणी के जीव एक उच्च कुल वाले राक्षसी पक्षी के सामने नगण्य थे। हालांकि लाइटनिंग पनिशमेंट काफी शक्तिशाली था, लेकिन सिल्वर स्कारलर को अधिक देर तक रोक नहीं सकता था। खुद को चोट से बचाने के लिए सिल्वर स्कारलर ने हजारों सफेद बहुओं सेना की बलि दे दी। वो निर्दयी सिल्वर स्कारलर आखिरकार बिजली की जंजीरों से आजाद हो गया। वो फिर से आकाश में उड़ गया। उसके पंख तन गए। असंख्य चांदी के पंख रात के आकाश में उड़ते हुए पांचों सुपर मैजिशियंस की ओर दाग दिए गए। वे पंख बेहद तेज थे। सामान्य रक्षा उनसे नहीं बच सकती थी। मिस्टर हरप्रीत मंत्री राजेश की रक्षा में लगा था। उसने एक साथ रक्षात्मक उपकरण और स्पेल्स का उपयोग किया, लेकिन वे सिल्वर रेस को रोक नहीं सके। उसके शरीर में जगह छेद हो गए। चांदी की किरणें अब भी मंत्री राजेश की ओर बढ़ रही थी। उसके रक्त के साथ मंत्री राजेश के बाएं कंधे में एक पंख घुस गया, जिससे एक बड़ा खून बहता घाव बन गया। दर्द सहते हुए वह मिस्टर हरप्रीत की ओर बढ़ा और उसे फेदर रेन से खींचकर दूर ले जाने लगा। मिस्टर हरप्रीत गंभीर रूप से घायल हो चुका था। अगर मंत्री राजेश उसे अंतहीन चांदी की किरणों से दूर न खींचते, तो उसका शरीर अब तक एक बिगड़ा हुआ शव बन चुका होता। कमांडर तेजी से वहां पहुंचे और दोनों को वहां से हटाया। मिस्टर हरप्रीत के सफेद पड़े शरीर में जगह छेद हो गए थे, जिससे रक्त बहुत तेजी से बह रहा था। उन्होंने मंत्री राजेश की ओर दुर्बल नजर से देखा और बोले, मंत्री, मुझे लगता है हम इस राक्षसी पक्षी के सामने टिक नहीं सकते। मेरी लड़ने की शक्ति समाप्त हो चुकी है और आप भी घायल हैं। हमें शहर की रक्षात्मक दीवार के भीतर लौट जाना चाहिए। बकवास। अगर हम अभी पीछे हट गए तो इस राक्षस को कौन रोकेगा? क्या तुम्हें अंदाजा है कि इसके एक भी हमले से शहर को कितनी तबाही हो सकती है? अगर इसका हमला किसी अस्पताल या स्कूल पर गिरा तो हजारों लोग मर जाएंगे, मंत्री राजेश ने गुस्से से कहा। उन्होंने सिल्वर स्कारलर की ओर ठंडी नजरों से देखा। उसे अपने कंधे के घाव की कोई परवाह नहीं थी। वह सिल्वर स्कारलर जैसा निर्दयी नेता नहीं था, जो हजारों प्राणियों को व्यर्थ मरने के लिए भेज दे। मनुष्य अलग होते हैं। उनमें भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं। हर जीवन का कोई न कोई अर्थ होता है। एक मंत्री होने के नाते अगर वह शहर के लाखों लोगों की परवाह नहीं करता और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता, तो वह भी उन्हीं राक्षसी जानवरों जैसा हो जाता। घायल होने से क्या फर्क पड़ता है, जब तक वह इन निर्दयी राक्षसी जीवों को शहर में घुसने से रोक सकता है। जब तक वो हजारों जिंदगियां बचा सकता है, तो मौत भी स्वीकार्य है। इन राक्षसी जीवों को आज मैं बता दूंगा कि मानव क्षेत्र पर आक्रमण करना उनके जीवन का सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय था। मंत्री राजेश ने दांत भींचते हुए वो उपकरण सक्रिय किया जो उन्होंने अब तक नहीं इस्तेमाल किया था। स्काई थंडर रॉयल आर्मर। लड़ाई पूरी रात चलती रही थी। अब पूरब की ओर हल्की रोशनी फैलने लगी थी। तभी एक बिजली की चमक अचानक आकाश से नीचे गिरी, जिसने पूरे शहर को उजाले से भर दिया। ऐसा लगा मानो भगवान का कोई दंड गिरा हो। ये चौंका देने वाली बिजली मंत्री राजेश के शरीर पर गिरी। बिजली से चमकती प्लेट आर्मर उनके सिर से लेकर पैरों तक स्वयं ही उनके शरीर पर चढ़ गई। ये एक भव्य बिजली कवच था।
जैसे स्वर्ग से वरदान के रूप में मिला हो। मंत्री राजेश की पीठ पर अग्नि के पंख उगाए। वे अब एक पूर्ण शूरवीर की तरह दिखने लगे, बिजली और अग्नि के सबसे प्रचंड तत्वों पर अधिकार रखने वाले योद्धा। लाइटनिंग और फायर एलिमेंट्स सभी तत्वों में सबसे अधिक विध्वंसक माने जाते हैं। मंत्री राजेश ने अपने अग्निपंख फड़फड़ाए और सीधे सिल्वर स्काइरुलर की ओर लपके। उड़ते हुए उन्होंने एक और उपकरण सक्रिय किया। उनकी हथेली में भयंकर ज्वाला प्रकट हुई, जो चारों ओर फैलकर एक लाल भाले का रूप ले चुकी थी। जैसे ही वह भाला प्रकट हुआ, ऐसा लगा मानो पहाड़ों के बीच से एक लाल सूर्य उगाया हो। मंत्री राजेश ने वह भाला थामा और उस सूर्य के पार से गुजरे। जैसे जैसे वह आगे बढ़े, वो भाला और भी अधिक प्रज्वलित हो गया, मानो सूर्य की रोशनी से शक्ति मिल रही हो। आकाश दहकते लाल रंग में रंग गया। हालांकि मंत्री राजेश आकार में सिल्वर स्काइरुलर से बहुत छोटे थे, लेकिन उनके हाथ में जो शक्ति थी वो अभूतपूर्व थी। जैसे ही भाले की ज्वालाएं सिल्वर स्काइरुलर के फेदर जोन से टकराई, वे चांदी के पंख जलकर राख हो गए। मंत्री राजेश सीधे सिल्वर स्काइरुलर के क्षेत्र में घुस गए। चाकू जैसे नुकीले पंख उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बिजली के कवच ने रोक दिया। जलता हुआ शरीर आगे बढ़ता गया, पीछे ज्वालाओं की एक पगडंडी छोड़ते हुए। चांदी की रक्षा टूट गई, क्योंकि वाइल्ड फायर ने उसके आधे डोमेन को भस्म कर दिया। सिल्वर स्काइरुलर का रक्षात्मक क्षेत्र अंततः टूट गया। मंत्री राजेश ने लाइटनिंग, रॉयल आर्मोर और राइजिंग सन पाइक की सहायता से यह कारनामा कर दिखाया। यह इस लड़ाई में अब तक की सबसे बड़ी प्रगति थी। लेकिन यह काफी नहीं था कि सिल्वर स्काइरुलर को मारा जा सके। सिल्वर स्काइरुलर ने मंत्री राजेश को ठंडी निगाहों से देखा। उसकी आंखों में घृणा थी। उसने अपनी विशाल पंखों से हमला किया जब वो उसके करीब आया। हालांकि मंत्री राजेश उसकी सीमा में घुस चुके थे और फायर और लाइटनिंग का प्रयोग भी कर रहे थे, लेकिन उनकी शक्ति अभी भी सिल्वर स्काइरुलर की रक्षा को भेदने के लिए काफी नहीं थी। जैसे ही राक्षसी पक्षी ने अपने पंखों से हमला किया, मंत्री राजेश एक उल्कापिंड की तरह गिरते चले गए। बैंगनी और लाल रंग की रेखा में लिपटे हुए वो शहर की सीमा पर गिरे। पूरा रास्ता उनके गिरने से तहस नहस हो गया। सौभाग्य से वो क्षेत्र पहले ही खाली करवा लिया गया था, वरना कई निर्दोष लोग मारे जाते। मलबे के बीच जादुई भाला अब बुझती हुई आग में बदल गया था। कवच ने उनकी जान तो बचा ली थी, लेकिन वह भी चूर चूर हो चुका था। मंत्री राजेश ने खून थूका मुश्किल से उठे और आकाश में मंडरा रहे सिल्वर स्काइरुलर की ओर नफरत से देखा। वेस्ट रिज का ये अधिपति उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली था। मंत्री राजेश ने शहर की ओर लाचारी भरी नजर डाली। उन्हें साफ दिख रहा था कि शहर जल्द ही खंडहर में बदल जाएगा और हजारों जानें मिट जाएंगी, और ये सब उनकी असमर्थता की वजह से होगा। अब आकाश में सिर्फ दिग्विजय, आर्मी कमांडर और कमांडर बचे थे। इनमें से केवल दिग्विजय की शक्ति मिस्टर अनंत से थोड़ी ज्यादा थी। बाकी अभी भी सुपर मैजिक का प्रभावी प्रयोग करने में दक्ष नहीं थे। वे अब भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक शहर की दिशा से एक गगनभेदी गर्जना सुनाई दी। काले धुएं के साथ एक विशालकाय सांप किसी गगनचुंबी इमारत जितना बड़ा आकाश में उठा। यह सांप सफेद बहुओं सेना की सेना को चीरता हुआ निकला। जहरीले धुएं की वजह से कोई भी राक्षसी पक्षी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह तेजी से सिल्वर स्काइरुलर की ओर बढ़ रहा था। लड़ाई के दौरान सिल्वर स्काइरुलर की नजर बार बार जमीन की ओर जा रही थी। वो वास्तव में विराट काला सांप को लेकर चिंतित था। जब विराट काला सांप उसकी ऊंचाई तक पहुंचा, सिल्वर स्काइरुलर ने अचानक एक भयभीत चीख निकाली, मानो वो उसके पास आने से डर गया हो। सिल्वर स्काइरुलर ने तुरंत अपने सफेद सैनिकों को बुलाया, जो फिर से पतंगों की तरह जहरीली गैस की ओर झपट पड़े। वे सब जहरीली धुंध से टकराते ही मरते चले गए। सिल्वर स्काइरुलर के पास तेज पंखों का क्षेत्र था, जिसने सुपर मैजिशियंस को बेबस कर दिया था। ठीक उसी तरह विराट काला सांप का भी अपना एक अविजित क्षेत्र था, जहरीली गैस का कवच। सफेद सेना चाहे जितनी भी ताकत से धुंध की ओर बढ़ रही थी, चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो और उनका मनोबल कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वे सभी अंततः जमीन पर गिरती लाशों में बदल गई।
विराट काला सांप धुंध के ऊपर सवार होकर गर्व से सिल्वर स्काइरूलर की ओर देख रहा था। वो उसके ऊपर झपटती सफेद बहुओं सेना की ओर देखना भी जरूरी नहीं समझ रहा था। हजारों सफेद बहुओं सेना ने भी उसके क्षेत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और सिल्वर स्काइरूलर की ओर फुफकारा, मानो उसका मजाक उड़ा रहा हो कि उसने अपनी जाति को मरने के लिए भेज दिया। सिल्वर स्काइरूलर को आखिरकार समझ आ गया कि उसके अनुयायी बेकार मर रहे हैं। उसने तुरंत सफेद बहुओं सेना को पीछे हटने का आदेश दिया और फिर विराट काला सांप पर अपनी नुकीली पंखों की बौछार कर दी। मंत्री राजेश के ज्वालामयी भाले ने आधे पंखों को ही राख बना दिया था, जिससे हमला पहले जितना प्रभावी नहीं रह गया। विराट काला सांप धुंध के ऊपर अड़े खड़ा रहा। नुकीले पंखों ने उसकी त्वचा पर बस कुछ निशान छोड़े। वो वहीं खड़ा सिल्वर स्काइरूलर को घूरता रहा, मानो कह रहा हो, अब और क्या बचा है तुझमें। अचानक विराट काला सांप एक बैंगनी काले बिजली की तरह झपटा। पंखों का घना क्षेत्र भी उसे रोक नहीं पाया। उसने सिल्वर स्काइरूलर को जोर से काटा और उसके पंख को दबोचकर जमीन पर पटक दिया। शहर के किनारे पर मौजूद कई नागरिक घबराहट में शहर की ओर भाग रहे थे। हर शहर में एक सुरक्षात्मक संरचना होती है जो राक्षसी जानवरों के आक्रमण पर सक्रिय हो जाती है। यह आपदा के समय मानवों के लिए शरण का केंद्र होती है। यह सुरक्षात्मक संरचना एक सीमित क्षेत्र को ही ढक सकती थी। आमतौर पर एक शहर में केवल एक ही होती है, इसलिए जब कोई आपदा आती तब सुरक्षित स्थान पर पहुंचना अपने आप में एक चुनौती होता। आकाश से देखने पर सड़कों का दृश्य छोटे ग्रिड्स जैसा लगता था। इमारतें और गाड़ियां बेहद छोटी लगती थी। इंसानों की तो बात ही क्या, लोग दूर से काले बिंदुओं जैसे लगते थे। तभी वे दिखाई देते जब भीड़ में एकत्रित होते, लेकिन वे सफेद बहुओं सेना की गति के मुकाबले बेहद धीमे थे। अगर शहर की सीमा पर जहरीली धुंध की दीवार न होती तो वे सभी शिकार बन चुके होते। हे भगवान, वो क्या है? निकासी के बीच कुछ छात्रों ने आकाश से गिरती एक चांदी जैसी आकृति को देखा। वह चांदी की आकृति पंखों से ढकी थी। जैसे ही सूरज की रोशनी उसके पंखों से टकराई, वो मानो किसी कवच में ढकी हो। उसके पंख सबसे पहले जमीन से टकराए। कई छोटी इमारतें चकनाचूर हो गई और धूल का बादल कई गलियों तक फैल गया। शहर के पश्चिमी हिस्से में अब ज्यादा लोग नहीं बचे थे। जब सिल्वर स्काइरूलर जमीन से टकराई तो वो गुस्से में उठ खड़ी हुई और अपने शरीर से धूल झाड़ने लगी। ऐसा लगा जैसे उसे अपनी सफाई का बहुत ख्याल था। वो धीरे धीरे खुद को संभाल रही थी। उसका विशालकाय आकार किसी फिल्मी राक्षस जैसा लग रहा था। उसके सामने इमारतें, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, पुल सब खिलौनों जैसे थे। इंसान काफी दूर तक पीछे हट चुके थे, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि वो विशालकाय पक्षी अपने पंख फैला रहा है, इवन जब वो आधे शहर दूर था। यह दृश्य दिल दहलाने वाला था और लोगों के दिलों में डर भर रहा था। एक स्कूल में एक महिला शिक्षक जो बच्चों की निकासी में मदद कर रही थी, चिल्लाई और आसमान की ओर इशारा किया, कुछ और गिर रहा है। लोग आसानी से बता सकते थे कि ये एक काला सांप था, जब वह अभी भी आकाश से गिर रहा था। जैसे जैसे वह नीचे आ रहा था, लोग समझ गए कि वो पहले से भी बड़ा है। सिल्वर स्काइरूलर पहले से ही एक विशालकाय दानव था, और फिर भी ये सांप उससे दोगुना बड़ा था। सांप के जमीन पर गिरते ही शहर की सड़कें नष्ट हो गई। धूल चारों ओर उड़ गई। लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। इंसानों ने जादू को सबसे शक्तिशाली ताकत माना था, लेकिन ये दो दैत्य पूरी तरह अलग स्तर पर थे। विराट काला सांप के ऊपर अब भी आदर्श और छुटकी मौजूद थे। दोनों के चेहरे पीले पड़ चुके थे और वे बुरी तरह डरे हुए थे। उस विशालकाय प्राणी ने लड़ाई शुरू करने से पहले उन्हें नीचे उतारने की भी जरूरत नहीं समझी। क्या उसे इतना हिंसक होने की जरूरत थी? विराट काला सांप सच में बहुत गर्म मिजाज था। वह पूरी तरह सिल्वर स्काइरूलर पर ध्यान केंद्रित किए था। शुक्र था कि उसमें थोड़ी इंसानियत बची थी। उसने आदर्श और छुटकी को अपनी कई परतों वाली त्वचा में लपेटकर सुरक्षित रखा, वरना स्तर के इन दो प्राणियों की टक्कर ही उन्हें चूर चूर कर सकती थी। सिल्वर स्काइरूलर जैसे ही उड़ने की कोशिश कर रहा था, विराट काला सांप ने मौका नहीं दिया।
उसने अपनी पूंछ घुमाई और जैसे ही सिल्वर स्कारुलर जमीन छोड़ रहा था, उसके मुंह पर एक जोरदार वार किया। सिल्वर स्कारुलर फिर से जमीन पर गिर पड़ा। उसने गुस्से में एक भयंकर चीख निकाली। ये एक विनाशकारी ध्वनित रंग थी। ध्वनित रंग विराट काला सांप की ओर बढ़ी। आसपास की हर चीज चकनाचूर हो गई, यहां तक कि सांप की मजबूत त्वचा भी इस आघात से दरकने लगी। लेकिन विराट काला सांप को कोई परवाह नहीं थी। वो फिर से झपटा और अपनी पूंछ सिल्वर स्कारुलर पर दे मारी। पूंछ ने ध्वनित रंग को चीरते हुए सिल्वर स्कारुलर के खुले हुए जबड़े पर प्रहार किया। सिल्वर स्कारुलर ऐसा लग रहा था जैसे कोई गायक अपनी बेहुदा आवाज के लिए थप्पड़ खा रहा हो। उसकी चीख वहीं थम गई और वो पीछे की ओर लड़खड़ा गया, अपने पंजों के नीचे एक टोल स्टेशन को रौंदता हुआ। ये बड़ा वाला कितना बेरहम है, छुटकी ने चमकती आंखों से कहा, जो अब भी विराट काला सांप की त्वचा के अंदर छिपी थी। आदर्श ने बगल में खड़े होकर सिर हिलाया। जब वे पहली बार आकाश में उठे थे, तब आदर्श ने देखा था कि कैसे सिल्वर स्कारुलर ने 5 सुपर मैजिशियंस को बुरी तरह पीटा था। लेकिन जब विराट काला सांप युद्ध में उतरा, उसने पहले सिल्वर स्कारुलर को अपनी शक्ति दिखाने का मौका दिया, फिर उसके पंख को काटा और उसे जमीन पर फेंका, और उसके बाद 2 जोरदार थप्पड़ अपनी पूंछ से मारे। जो पहले घमंडी दिख रहा था, वो अब बस चीख चीख कर रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। इतने सारे लोग देख रहे हैं। छुटकी ने मुड़कर देखा और पाया कि शहर के केंद्र में लोग इस लड़ाई को देख रहे थे। वे ऊंची जगहों और इमारतों की छतों पर इकट्ठा थे, जहां से उन्हें बेहतर दृश्य दिख सके। सिल्वर स्कारुलर और विराट काला सांप दोनों इतने विशाल थे कि आधे शहर दूर से भी उनकी लड़ाई साफ दिखाई दे रही थी। कहीं मलबे के बीच मंत्री राजेश अविश्वास के साथ विराट काला सांप को देख रहा था। वर्षों तक वह इस खतरे को माया नगरी से समाप्त करने की कोशिश करता रहा था, लेकिन अब उसके आश्चर्य के लिए वही विराट काला सांप संकट के समय शहर की रक्षा कर रहा था। उसे अब जाकर समझ आया कि टोटम ट्राइब ने उसे भगवान जैसा क्यों पूजा। उसने जो चौंका देने वाली शक्ति दिखाई थी, वो वास्तव में एक रक्षक जैसी ही थी। ये अविश्वसनीय था। सफेद बहुओं सेना जहरीली दीवार को पार नहीं कर पा रहे थे, और सिल्वर स्कारुलर इतनी बुरी तरह पीटा गया था कि वो अब शहर के बाहर ही रुक गया था। भीतर घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दोनों ही स्तर के प्राणी थे, फिर भी विराट काला सांप साफ तौर पर सिल्वर स्कारुलर से अधिक शक्तिशाली था। एक राजमार्ग शहर के पश्चिम से शुरू होकर घाटी पार करता हुआ और अंदरूनी शहरों की ओर जाता था। सिल्वर स्कारुलर आखिरकार कुछ 100 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर गया, लेकिन विराट काला सांप अपनी देह को सीधा करके आसानी से उसे छू सकता था। विराट काला सांप सिल्वर स्कारुलर से कुछ किलोमीटर दूर खड़ा था। उसने जानबूझकर उस राक्षसी पक्षी को आसमान में वापस उड़ने दिया। उसकी ठंडी आंखें सीधे उसकी ओर टिकी थी। अब सिल्वर स्कारुलर 1000 मीटर ऊपर था। उसकी चढ़ाई की गति काफी प्रभावशाली थी। वो अंततः उस ऊंचाई तक पहुंच गया था जहां वो अपनी पूरी ताकत दिखा सकता था। विराट काला सांप अब भी जमीन पर था, लेकिन उसकी आकृति धुंधली हो गई थी, जैसे पानी की सतह पर प्रतिबिंब किसी लहर के कारण फीका हो गया हो। वो गायब हो गया। उसकी विशाल आकृति हवा में विलीन हो गई। सिल्वर स्कारुलर अब भी उसकी हरकतों पर नजर बनाए हुए था। जब वो ऊपर उड़ रहा था, वो उस विशालकाय सांप से डरा हुआ था। उसकी गायब हो जाने से उसे कोई राहत नहीं मिली। जैसा कि वह सोच ही रहा था, अचानक एक काली धुंध उसके ऊपर प्रकट हुई और उसके बीच विराट काला सांप मौजूद था। वो इस धुंध के जरिए आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता था, जैसे समुद्र में मछली तैरती है। सांप एक बड़े घेरे में घूम रहा था और अपने पीछे काली धुंध की एक लकीर छोड़ रहा था। ये लकीर इतनी विशाल थी कि सिल्वर स्कारुलर के 1 किलोमीटर क्षेत्र को ढक ले। इस रेखा की सतह पर प्राचीन चिन्हों, रून और चिन्हों की भरमार थी। दूर से देखने पर यह पूरे आकाश में फैली हुई त्रिग्राम से भरी कोई रहस्यमयी आकृति जैसी लग रही थी। ये काल्पनिक आकृति अब वास्तविक बन रही थी। असंख्य पत्थर की पट्टिकाओं में हर एक पट्टिका 10 मीटर लंबी थी। इन पर वही चिन्ह, रून और प्रतीक खुदे थे। पहले चमकती हुई टोटम पैटर्न अब आकाश में एक अद्भुत छाप बन चुकी थी।
ये छाप बादलों की परत से जमीन और आकाश के बीच की जगह पर तेजी से गिर रही थी। ये इतना प्रभावशाली दृश्य था कि दूर से भी लोग इसे साफ देख सकते थे। ये छाप सीधा सिल्वर स्काइरोलर की पीठ पर गिरी, जैसे स्वर्ग से कोई उल्कापिंड गलती से धरती पर आ गिरा हो। इसके अंदर छिपी ताकत अविश्वसनीय थी। सिल्वर स्काइरोलर एक बार फिर जमीन से टकराया। ये छाप अर्थ एलिमेंट मैजिक से मजबूत की गई थी। इसका आकार पहले ही विस्मयकारी था और पृथ्वी तत्व की जादुई ताकत ने इसके वजन को कई गुना बढ़ा दिया था। जमीन एक गोलाकार गड्ढे में धंस गई। राजमार्ग के दो हिस्सों के बीच एक बड़ा गड्ढा बन गया। सड़क सिल्वर स्काइरोलर के खून से लथपथ थी। वो राक्षसी पक्षी गड्ढे के तल में दबा हुआ था। विराट काला सांप ने सिल्वर स्काइरोलर को उड़ने का मौका नहीं दिया। उसने पहले से ही योजना बना रखी थी कि उसे जमीन से बांध कर रखेगा। वाह, क्या अद्भुत कौशल है! क्या ये टोटेम बीस्ट की कोई खास शक्ति है? आदर्श ने आश्चर्यचकित होकर विराट काला सांप के सिर पर खड़े होकर कहा। उसकी नजर गहरे गड्ढे पर थी। अब समझ में आ रहा था कि भावना को क्यों विश्वास था कि मंत्री विराट काला सांप का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, खासकर जब उसने अपना त्वचा का उतारना पूरा कर लिया हो। उसकी शक्ति इतनी थी कि वो विश्व की जैविक पिरामिड की सबसे ऊंची श्रेणी में आता था। ऐसे टोटेम बीस्ट की निगरानी में मायनगिरी शहर को कौन धमकी देने की हिम्मत करेगा? अंततः वह छाप गड्ढे में टूट गई। सिल्वर स्काइरोलर बुरी हालत में बाहर निकला। उसका सिर, पीठ और पंख खून से सने थे, यहां तक कि उसके मजबूत पंखों में से कई गिर चुके थे। मंत्री राजेश के शक्तिशाली वार ने पहले ही उसके आधे पंख नष्ट कर दिए थे और विराट काला सांप के साथ इस अनिकुल युद्ध ने उसके शरीर को जगह से घायल कर दिया था। शहर के कई लोगों ने सिल्वर स्काइरोलर की ये दयनीय दशा देखी। लोग सफेद बहुओं सेना की राक्षसी सेना से लंबे समय से डरे हुए थे, लेकिन जब उन्होंने अपने शासक को इस हालत में देखा तो वे जोर जोर से जयकार करने लगे। वो सचमुच हमारी रक्षा कर रहा है, विराट काला सांप हमारी रक्षा कर रहा है, शहर में किसी ने चिल्लाया। हाँ, हमने उस पर गलत आरोप लगाए थे, एक बूढ़े आदमी ने कहा, जिसने वेस्ट लेक पर विराट काला सांप को प्रताड़ित होते देखा था। तब उस बूढ़े व्यक्ति और भीड़ ने मंत्री राजेश के प्रस्ताव का समर्थन किया था कि उस खतरे को समाप्त कर देना चाहिए। अब उन्हें समझ आया कि वे कितने मूर्ख थे। अगर मंत्री राजेश ने सांप को मार डाला होता तो वे सभी आज सफेद बहुओं सेना के पंजों में मर रहे होते। भावना, जो नागरिकों की सुरक्षा कर रही थी, विराट काला सांप को भावुक होकर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने न तो महामारी फैलाई थी, न ही एक भी इंसान को मारा था। वो भले ही विशाल था और उसकी उपस्थिति डरावनी हो सकती थी, लेकिन वो वेस्ट लेक के नीचे छिपकर शहर की चुपचाप रक्षा करता रहा। यह स्पष्ट था कि सफेद बहुओं सेना की सेना का मनोबल तेजी से गिर रहा था। वे जानते थे कि वे जहरीली दीवार को पार नहीं कर सकते, इसलिए वे बेकार में खुद को बलिदान करने के लिए तैयार नहीं थे। सफेद बहुओं सेना की लाशें ढेर लग चुकी थी, जो एक भयावह दृश्य बन गया था। गंभीर रूप से घायल सिल्वर स्काइरोलर अब शहर पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं कर सका, चाहे वह कितना भी क्रोधित क्यों न हो। उसने एक चीख निकाली और सफेद बहुओं सेना की सेना को आदेश दिया कि वे उसे वापस ले चले। वो आसमान में उड़ा और पश्चिम की ओर चला गया। क्या ये भाग रहा है? छुटकी ने पूछा। और क्या करेगा? इसके प्यादे विराट काला सांप के पास भी नहीं पहुंच सके और विराट काला सांप के साथ युद्ध पूरी तरह एक तरफा था। इसके पास भागने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। आदर्श ने जवाब दिया। विराट काला सांप बेहद शक्तिशाली था, इसमें कोई शक नहीं था। यह अब तक का सबसे ताकतवर प्राणी था जिसे आदर्श ने देखा था। डार्कविंग वुल्फ, रेजर टेल ड्रेक, XUNW जायंट लिजर्ड और जायंट पॉइजनस सेंटिपेड तो उसके सामने कीड़े मकोड़े जैसे थे। अगर वे विराट काला सांप के जहर की एक सांस भी झेल जाए तो वही बहुत बड़ी बात होगी। शुक्र है कि विराट काला सांप में कोई दुष्ट प्रवृत्ति नहीं थी। मंत्री द्वारा प्रताड़ित किए जाने और जनता द्वारा ठुकराए जाने के बावजूद उसने इंसानों के प्रति कोई बदले की भावना नहीं रखी। वरना अगर उसने सिल्वर स्काइरोलर के साथ मिलकर माया नगरी पर हमला कर दिया होता तो पूरा शहर शायद खंडहरों में बदल चुका होता। उनके विशेषज्ञ एक सिल्वर स्काइरोलर का ही सामना नहीं कर पाए थे
और विराट काला सांप ने तो उसी को बुरी तरह हरा दिया। अगर विराट काला सांप इंसानों के खिलाफ हो जाता तो उसे किसी सेना की भी जरूरत नहीं थी, वो अकेले ही सब कुछ तबाह कर सकता था। विजयी विराट काला सांप ने सिल्वर स्काइरूलर का पीछा नहीं किया। सिल्वर स्काइरूलर के पास खुद को जिंदा रखने के कई तरीके थे, इसलिए उसका पीछा करना व्यर्थ होता। टोटेम बीस्ट ने गर्व से सिर उठाया और जोरदार गर्जना की। उसकी आवाज बहुत दूर तक गूंजी। सिर्फ पश्चिम के जंगल ही नहीं, बल्कि घाटियां, नदियां और बाकी दिशा के जंगल भी इस गर्जना से कांप उठे। ये उसके द्वारा वेस्ट रिज के शासक सिल्वर स्काइरूलर को हराने की घोषणा थी, और साथ ही सभी राक्षसी जानवरों के लिए चेतावनी भी कि वो अब इस शहर में निवास कर रहा है। जो भी उल्लंघन करेगा वो उसकी क्रोधाग्नि का सामना करेगा। सीधी भाषा में कहें तो उसने माया नगरी पर अपना अधिकार घोषित कर दिया था। विराट काला सांप की ये दिव्य और भव्य छवि देख आदर्श को झील के बीच बने मंदिर की दीवारों पर बनी चित्रों की याद आ गई। केवल वही लोग जो उसकी शक्ति को अपनी आंखों से देख चुके हैं समझ सकते हैं कि वो कितना शक्तिशाली है। वो सच में किसी देवता की तरह था। सदियों से इस सुंदर शहर की रक्षा करता आ रहा था। जैसे ही सफेद बहुओं सेना और सिल्वर स्काइरूलर दूर आसमान में उड़कर गायब हुए, वो चेतावनी जिसने सबको घबराहट में डाल दिया था अब वापस ले ली गई। आपातकालीन शरण क्षेत्र में गए लोग अपने स्थानों पर लौटने लगे। वेस्ट फोर्ट्रेस की सुरक्षा सामान्य रूप से बहाल हो गई। कई स्थानों से हेवनली ईगल्स बैटल मेजेस को वापस बुला लिया गया ताकि रक्षा पंक्तियां फिर से स्थापित की जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि माया नगरी अब सुरक्षित है। इस युद्ध में इंसानों की सबसे बड़ी समस्या थी हेवनली ईगल्स। वेस्ट रिज का शासक पहले कभी अपनी सीमा से बाहर नहीं आया था, इसलिए सेना को कभी यह अंदेशा नहीं हुआ था कि हेवनली ईगल्स, जो कि सफेद बहुओं सेना की ही प्रजाति से थे, दगाबाजी कर सकते हैं। हेवनली ईगल सेना की वायु शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण अंग थे। जब उन्होंने गद्दारी की तो आकाश राक्षसी पक्षियों के लिए खुला मैदान बन गया। वे जमीन पर बनाए गए अवरोधों को आसानी से पार कर सकते थे। सौभाग्य से विराट काला सांप ने खतरे को शहर में घुसने से पहले ही समाप्त कर दिया, वरना इस गलती से जो भारी नुकसान हो सकता था उसकी कल्पना भी डरावनी है। भीड़ अब वेस्ट फोर्ट्रेस लौट आई थी। हालांकि सफेद बहुओं सेना पीछे हट चुके थे, फिर भी किसी ने सतर्कता नहीं छोड़ी थी। वेस्ट रिज के उत्तर में एक विशाल जंगल था। वहां के राक्षसी जानवर हमेशा बेचैन रहते थे। यह संभव था कि वे इस अस्थिर स्थिति का लाभ उठाकर आक्रमण करें, इसलिए युद्ध के बाद भी कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती थी। उन्हें अपने रक्षा उपायों को और सुदृढ़ करना था ताकि राक्षसी जानवरों को कोई मौका न मिल पाए। अजीब है, आमतौर पर ये राक्षसी जानवर हमला करते हैं, चाहे सिर्फ दबाव बनाने के लिए ही सही, लेकिन इस बार वे इतने शांत क्यों हैं? मुझे लगा सफेद बहुओं सेना ने उनके लिए शुरुआती हमला किया था, दिग्विजय ने आश्चर्य से कहा, जो किले की सबसे ऊंची वेधशाला पर खड़े थे। मुझे लगता है कि विराट काला सांप ने उन्हें डरा दिया है, कमांडर ने कहा। विराट काला सांप ने यूं ही कुछ गर्जनाएं नहीं की थी। उन्होंने देखा कि पश्चिम दिशा के राक्षसी जानवर शांत हो गए थे और पूर्व, दक्षिण व उत्तर की किलाबंदियां ये जानकर चौंक गई कि वहां के राक्षसी जानवर भी 10 किलोमीटर दूर पीछे हट गए थे। मंत्री राजेश, जो अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, ने एक जटिल भावनाओं से भरी सांस ली। मंत्री राजेश, आर्मी कमांडर कुछ कहने ही वाले थे। मंत्री राजेश ने हाथ उठाकर कहा, चिंता मत करो, मेरी थ्रेट एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी में अब विराट काला सांप शामिल नहीं है। आखिरकार उसने हम सबकी जान बचाई है और हमारी बड़ी गलती की भरपाई भी की है। मुझे तो अब उसकी सराहना करनी चाहिए। मंत्री राजेश ने अनायास ही वेस्ट फोर्ट्रेस की सीमा पर आराम कर रहे विराट काला सांप की ओर देखा। विराट काला सांप ने जैसे अपना नाम सुना हो वैसे ही झपकी से जाग गया। उसने अपनी विशाल गर्दन घुमाकर वेधशाला की ओर देखा। उसका विशाल सिर वहां खड़ी भीड़ को देखता रहा, फिर अचानक अपना मुंह खोला। मंत्री राजेश तुरंत सतर्क हो गया। उसके चारों ओर जादुई आभा प्रकट हो गई। इसी बीच विराट काला सांप ने मुंह से कुछ बाहर उगला, एक ढेलासा पदार्थ जो पाचन रस में लथपथ था, उनके पैरों के पास लुढ़क गया। आदर्श ने नाक दबाई। उसे ये कुछ जाना पहचाना सा लगा।
ये तो किसी इंसान जैसा दिख रहा है, कमांडर ने उलझे हुए अंदाज में कहा। मंत्री राजेश का चेहरा एकदम क्रोध से भर गया। उसने विराट काला सांप की ओर उंगली उठाकर कहा, तुमने एक इंसान को खा लिया। मैं आज न्याय करूंगा, चाहे इसके लिए अपनी जान क्यों न देनी पड़े। मंत्री राजेश ने ललकारा, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। वो अभी घायल था और पूरी ताकत वाले विराट काला सांप के सामने वो कुछ नहीं था। आदर्श हंस पड़ा मंत्री राजेश की प्रतिक्रिया देखकर। चिंता मत कीजिए, वो तो मंत्री पीढ़ी है। सभी ने पास जाकर उस पाचन रस में भीगे व्यक्ति को ध्यान से देखा। वो धीरे धीरे हिलने लगा। उसके शरीर की ज्यादातर त्वचा और मांस गल चुके थे। वो जमीन पर दर्द से रेंग रहा था और मंत्री राजेश की टांग पकड़ रहा था। एक समय के प्रतिष्ठित मंत्री अब एक अधपचे विकृत राक्षस में बदल चुके थे। भीड़ में कुछ लोगों को उसके लिए सहानुभूति हुई, लेकिन आदर्श, छुटकी और लावण्या कुलकर्णी सब मानते थे कि उसे वही मिला जो वो डिजर्व करता था। आह भाई मंत्री पीढ़ी, क्या आप बता सकते हैं कि हमने जो कंगन अनिरुद्ध को दिया था वो अब आपके हाथ में क्यों है? मंत्री राजेश ने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। मंत्री पीढ़ी ने सबके सामने दया की भीख मांगी। वो मंत्री राजेश के पैरों में गिरकर जान की भीख मांगता रहा। जब उसे एहसास हुआ कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वो अपनी आखिरी ताकत लगाकर भावना की ओर रेंगने लगा। वह जानता था कि विराट काला सांप को भावना बहुत प्रिय थी। उसकी एक बात पर वह भयानक सांप उसे छोड़ सकता था। भावना धीरे धीरे झुकी और मंत्री पीढ़ी के सड़े हुए चेहरे की ओर देखा। सभी को लगा कि वह अब उसे दया दिखाएगी, लेकिन उसने बस उसके हाथ से कंगन छीना और सख्ती से कहा, यह गौरव जो एक वीर की जान के बदले मिला है, तुम्हारा नहीं हो सकता। कंगन से प्राप्त की गई लाल जादुई शक्ति को जल्दी ही मुख्य क्वारंटीन जोन में पहुंचाया गया। देरी के बावजूद ये दूसरी बार संक्रमित होने वाले लोगों की मृत्यु से पहले ही वहां पहुंच गई। डॉ समीर त्रिवेदी ने तेजी से लाल जादुई शक्ति की मदद से प्लेग की दवा तैयार की और उसे संक्रमितों में बांट दिया। जिनकी हालत बहुत गंभीर नहीं थी, वे जल्द ही ठीक हो गए। बाकी को कुछ दिन आराम करने के बाद अपने परिवारों के पास जाने की अनुमति दी गई। क्वारंटीन जोन में हर तरफ खुशी के आंसू थे। लोग प्लेग और राक्षसी जानवरों के हमले से बेहद थक चुके थे। उन्होंने इस अनुभव से यह समझा कि जीवन वास्तव में कितना अनमोल है, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि उनकी जान बचने का असली कारण एक नौजवान और एक संकर हेवनली ईगल था। वो वीर हेवनली ईगल कहीं जमीन के एक कोने में दफन था। जैसे विराट काला सांप वर्षों से शहर की गुप्त रूप से रक्षा करता आ रहा था, वैसे ही वह पक्षी भी अब इस शहर का रक्षक माना गया। चाहे उसकी नस्ल कितनी ही साधारण क्यों न हो और उसकी शक्ति सीमित रही हो, उसकी कुर्बानी आने वाले वर्षों तक लोगों के दिलों में जीवित रहेगी। जहां तक उस नौजवान की बात है जिसे हेवनली ईगल वेस्ट फोर्ट्रेस तक वापस लाया था, वो अब भी गहरी नींद में था, जबकि बाकी लोग प्लेग से उबर चुके थे। वो सिर्फ एक खाली शरीर था, उसकी आत्मा गायब थी। लेकिन जब सब कुछ सामान्य हो गया तो पूरे किले के सैनिकों ने उसे सर्वोच्च सम्मान दिया। हेवनली ईगल की तरह ही वो इतना कमजोर था कि उसके पास कोई सैन्य पद भी नहीं था। फिर भी उसने शहर को बचाने के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की। जब सैनिकों ने उस ठंडे शरीर को चबूतरे पर लेटे देखा, तो उन्हें स्पष्ट रूप से समझ में आया कि सम्मान शक्ति या पद से नहीं आता और न ही उम्र से, बल्कि एक निर्मल और निष्कलंक दिल से आता है। जो देखने में भयानक लगता था वो शहर का रक्षक निकला, और जो जादूगर बड़ा शांत और सौम्य दिखता था वही विनाश का कारण बन गया। इस घटना से लोगों को बहुत कुछ सीखने, सोचने और याद रखने की जरूरत थी। उनकी बस यही आशा थी कि माया नगरी दोबारा ऐसी त्रासदी का सामना न करे, और साथ ही वे ये भी चाहते थे कि और भी लोग अनिरुद्ध जैसे हों, जो कम उम्र के बावजूद भयावह सफेद बहुओं सेना के सामने डटकर खड़े हो गए। उनके पास कोई सैन्य पद नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता था कि क्या सही है तो वे सत्ता से नहीं डरे। कोई बाहरी दुश्मन मानवता को समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन अगर किसी का दिल भ्रष्ट हो जाए तो वो बुराई पूरे समाज में फैल जाती है और मानवता के विनाश का कारण बनती है। क्या वाकई उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है? छुटकी ने बर्फ के उस बिस्तर के सहारे झुकते हुए पूछा, जहां उसका शरीर सुरक्षित था।
उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। डॉ समीर त्रिवेदी ने लाचार भाव से अपनी मूंछों को सहलाया। उन्होंने सिर हिलाया और एक गहरी सांस छोड़ी। कुछ लोग कहते हैं कि हीलिंग एलिमेंट का सबसे उच्च स्तर किसी को पुनर्जीवित कर सकता है। मैं खुद उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि दुनिया में किसी ने यह जरूर किया है। परंतु यह तभी संभव है जब उसकी आत्मा पूरी तरह से संरक्षित हो। लेकिन उसकी हालत यह है कि उसका शरीर तो सुरक्षित है, मगर उसकी आधी आत्मा छिन चुकी है। केवल एक जगह है जहां शायद उसे बचाया जा सकता है। छुटकी चौंक कर बोली, कहां? बताइए। डॉ समीर त्रिवेदी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, पार्थेनॉन टेम्पल। आदर्श के मन में एक विचार कौंधा। पार्थेनॉन टेम्पल, यह दूसरी बार था जब उसने ये नाम सुना। यह किसी दूसरे देश की कोई पवित्र जगह लगती थी। उसे याद आया कि पहले जब उसने रुद्रांश चौहान को बचाने की बात की थी, तब भावना ने भी इसी मंदिर का नाम लिया था। क्या यह हीलिंग एलिमेंट का सबसे ऊंचा मंदिर है? अगर वहां के हीलर्स अनिरुद्ध को जगा सकते हैं, तो क्या माया नगरी की सरकार उनसे उसका जीवन बचाने की विनती नहीं कर सकती? छुटकी बोली, जब हमें पता है कि वहां एक उम्मीद है, तो हमें उसे पार्थेनॉन टेम्पल नहीं भेजना चाहिए। डॉ समीर त्रिवेदी ने हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम अनिरुद्ध को वहां ले भी जाए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वे आत्मा को पुनर्जीवित कर सकते हैं, पर उनके नियम बहुत कठोर है और वे बाहरी लोगों का स्वागत नहीं करते। यहां तक कि हमारे देश की मैजिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी उन्हें मनाने में असमर्थ होंगे, तो शहर की सरकार की क्या बिसात? आदर्श ने उदासी से पूछा, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते? डॉ समीर त्रिवेदी बोले, फिलहाल उसे इस निद्रा में ही रहने दो, शायद कोई चमत्कार हो जाए। उसकी आत्मा धीरे धीरे लौट भी सकती है, चाहे संभावना कितनी भी कम हो। हम उसका ध्यान रखते रहेंगे। वेस्ट लेक। गगनधारा मार्ग अब बिल्कुल अलग दिखता था। गिरे हुए पत्तों से भरे रास्ते को छोड़ दे तो हर तरफ पर्यटकों की भीड़ थी। घटना के बाद कई लोग वेस्ट लेक आए, इस उम्मीद में कि उन्हें विराट काला सांप के दर्शन हो जाए। विराट काला सांप अब एक पर्यटक आकर्षण बन गया था, जो भारी संख्या में पर्यटकों को यहां खींच लाया। लोग भूल चुके थे कि यह शहर हाल ही में एक रेड अलर्ट संकट से गुजरा था। दुर्भाग्यवश युद्ध के बाद विराट काला सांप कभी नहीं दिखाई दिया। पर्यटक सिर्फ झील की सतह को ही निहारते रहे। उसके बारे में खबरें दूर दूर तक फैल गई। अब लोग जान चुके थे कि माया नगरी का एक रक्षक है, और शायद इसी वजह से यह प्राचीन शहर अब तक सबसे कम आक्रमण झेल पाया है। जब सब कुछ सामान्य हो गया, तो गगनधारा मार्ग पर बुजुर्ग टहलते नजर आए। प्रेमी जोड़े बेंचों पर बैठकर मुलाकातें करते दिखे और परिवार झील के पास घूमते दिखे। शहर पर छाया भय अब समाप्त हो चुका था और उसने फिर से अपनी शांति पाली थी। अब यह निवासियों पर निर्भर था कि वे इस शांति को कितना महत्व देते हैं। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। भावना ने हल्के से अपने बाल पीछे हटाए और आदर्श को एक दिलकश मुस्कान के साथ उपहार दिया। आदर्श ने थोड़ा उलझा हुआ चेहरा बनाते हुए पैकेट लिया और उसे धीरे धीरे खोला। ये क्या है? काला और सख्त है, आदर्श ने पूछा। भावना ने गंभीरता से कहा, जो तुमने मांगा था। आदर्श मन ही मन बड़बड़ाया, मैं तो तुम्हें चाहता हूं। ये क्यों दिया? भावना बोली, ये विराट काला सांप की स्केल्स है। तुम इसका इस्तेमाल करके एक सेट आर्मर बनवा सकते हो। ओ सही है, लेकिन बस इतने ही। मैं तो सोचा था कुछ और सेट्स भी बनवा लूं। आदर्श ने स्केल्स को उलट पलट कर देखा। भावना ने नाराजगी से कहा, एक ही सेट के लिए ऐसे स्केल्स नहीं है जो हर जगह मिल जाए, और जो त्वचा उसने त्वचा का उतारना के समय छोड़ी है, वो रिफाइन करने में बेहद कठिन होती है। मैंने एक अच्छे ब्लैकस्मिथ को ढूंढने में बहुत मेहनत की है और बस इतना ही मिल पाया। अगर पसंद नहीं है तो वापस दे दो। जादुई आर्मों के लिए सामग्री बहुत खास होती है। उसमें एक विशेष तत्व होना चाहिए जिससे उसे फोर्ज, रिफाइन और एन्चांट किया जा सके, और ऐसा तत्व 1% से भी कम मामलों में मिलता है। विराट काला सांप की छोड़ी गई त्वचा में वो तत्व सामान्यतः नहीं होता। अगर पूरी त्वचा आर्मोर इक्विपमेंट में बदली जा सकती तो वे बहुत सारी बना लेते। जादुई उपकरण वैसे भी दुर्लभ होते हैं, न सिर्फ इसलिए कि उन्हें बनाना कठिन है, बल्कि इसलिए भी कि उनकी सामग्री मिलना और भी कठिन है।
आदर्श हंसते हुए बोला, एक सेट से भी खुश हूं। तुम्हारा दिया कभी मना नहीं कर सकता। भावना ने सुझाव दिया, स्नेक स्केल एक विशेष सामग्री है, खासकर विराट काला साहब की। मैं सलाह दूंगी कि तुम डोंगफैंग ओरिएंटल टावर में किसी कुशल फौज मास्टर को ढूंढो। हर कोई इससे आर्मोर नहीं बना सकता। आदर्श ने मुस्कुराकर कहा, मैं बहुत समय से माया नगरी में ही हूं। अब वापस स्कूल जाने का समय है। भावना हंसते हुए बोली, इस बार तुमने बहुत कुछ किया है। माया नगरी एनफोर्समेंट यूनियन ने तुम्हें एक खास उपाधि देने का प्रस्ताव रखा है। आदर्श ने तुरंत पूछा, कौन सी उपाधि? भावना ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये तुम स्कूल पहुंचकर जान जाओगे। और यू आर वेलकम। आदर्श को याद आया कि डोंगटिंग लेक में ट्रेनिंग साल की शुरुआत में हुई थी, और अब जब वो वापस स्कूल लौट रहा था तब साल का अंत आ चुका था। वो खुद को रोक नहीं पाया और सोचने लगा कि इस बीच उसने क्या क्या झेला। पहले उसने एक जायंट लिजर्ड से लड़ाई की जो ड्रैगन वंश से जुड़ा था, फिर एक हत्यारे कमांडर से भिड़ा जो शैतान जैसा निर्दयी था। उसके बाद कुछ महीने जंगलों में आदिमानव की तरह गुजारे और XUNW जायंट लिजर्ड तथा जायंट पॉइजनस सेंटिपेड के साथ दिमागी खेल खेले। और अंत में वो तो बस माया नगरी में एक लड़की से मिलने गया था, पर खुद को एक भयानक संकट में फंसा हुआ पाया। अगर वो इस समय पर इंस्टीट्यूट की यूनिफॉर्म पहने लौट नहीं रहा होता तो वो खुद पर शक करने लगता कि कहीं वो चलते फिरते आपदा का कारण तो नहीं बन गया। जहां भी जाता है वहां तबाही मच जाती है। कभी कभी लगता है कि मंगल ग्रह धरती से ज्यादा सुरक्षित होगा, लेकिन जो हो, अब इन बातों को सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। उसे जल्दी से अपने अपार्टमेंट लौट जाना चाहिए। उसने गमले के नीचे छुपाई हुई चाबी निकाली और फुर्ती से दरवाजा खोल लिया। समायरा, वो शौर्य चौहान कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं है क्या? उसने तो सबके सामने बेहिचक ये भी कह दिया कि तुम उनके चौहान कुल की बहू बनने वाली हो। मैं मानती हूं कि वो ताकतवर है, लेकिन क्या उसे ये हक है कि तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा नाम उछाले? क्या उसे नहीं पता कि ये तानाशाही CEO जैसा बर्ताव अब बहुत पुराना हो चुका है? उससे ज्यादा बेशर्म और घमंडी आदमी मैंने बस उसी गधे डीमन किंग को देखा है। आयशा चिल्लाई। समायरा सोफे पर बैठी हुई थी। उसका पतला शरीर उसमें थोड़ा सा धंस गया था। उसका सिर पीछे की ओर टिका था, जिससे उसके बाल कुर्सी के पीछे की ओर लटक रहे थे। वो किसी शाही हंस की तरह प्रतीत हो रही थी। उसने थकी सी मुद्रा में अपना माथा सहलाया, लेकिन आयशा को कोई जवाब नहीं दिया। कुछ महसूस करते हुए समायरा ने भौहें सिकोड़ते हुए दरवाजे की ओर देखा। भारी दरवाजा खुला। एक जवान लड़का मुस्कान के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसने पहले लिविंग रूम को देखा, फिर अपने जूते उतारकर रैक पर रख दिए, बैग हुक पर टांगा और जैकेट उतार दी। उसके ये क्रियाकलाप स्पष्ट संकेत दे रहे थे कि वह इस जगह से भली भांति परिचित है, जैसे ये उसका अपना घर हो। लिविंग रूम में समायरा और आयशा की आंखें फटी की फटी रह गई। वे बस कुछ सेकंड तक उस लड़के को घूरती रहीं, जो उनके अपार्टमेंट में घुस आया था। समायरा, क्या मैं किसी भूत को देख रही हूं? आयशा ने अविश्वास से पूछा। उसने खिड़की से बाहर झांका। सूरज पूरी तरह चमक रहा था और उसकी रोशनी कमरे को उजास से भर रही थी। उसे कभी नहीं लगा था कि भूत दिन दहाड़े ऐसे घूम सकते हैं। समायरा चुपचाप उस लड़के को देखती रही। उसकी आंखों में मिश्रित भावनाएं थी। तो कौन है वो कमीना जो मुझसे भी बड़ा जर्क है? मिस आयशा, बेझिझक उसका नाम बताओ। मैं उसके लिए एक विशेष श्राप सेवा देने को तैयार हूं। आदर्श ने निश्चल मुस्कान के साथ कहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। तब तुम तो मर गए थे ना? आयशा हकलाते हुए बोली। आदर्श जोर से हंस पड़ा। अरे, कई लोग चट्टानों से कूदकर भी बच जाते हैं, तो मैं क्यों नहीं? और फिर मैं मां बेटी को यूं अकेला कैसे छोड़ सकता हूं? मैं वो आदमी नहीं जो दूसरों को मौके दे अपनी जगह लेने के लिए। हुम्फ, हम दोनों बहनें हैं, मां बेटी नहीं, आयशा ने तुनक कर कहा। और बात को मत बदलो। बताओ, तुम इंसान हो या भूत? अगर इंसान हो तो सब कहते क्यों थे कि तुम मर चुके हो? और अगर भूत हो तो मरे हुए होकर भी हम बहनों को झांकने की हिम्मत कैसे की? मैं चेतावनी देती हूं, मैंने सोल एलिमेंट को जगा लिया है। अगर एक और कदम बढ़ाया तो तुम्हें मिटा दूंगी।
समायरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उससे पहले आयशा ने अपनी बाहें फैला दी और अपनी बहन के सामने खड़ी हो गई। तुम हमें हाथ नहीं लगा सकते, सीधे पुनर्जन्म की ओर निकल लो, आयशा ने घमंड से कहा। अब समायरा का धैर्य टूट गया। वो आगे बढ़कर आयशा के सामने खड़ी हो गई। सिस्टर, मैं उससे डरती नहीं हूं, आयशा बोली। समायरा ने धीरे से खांसते हुए फुसफुसाया, टूटू, पहले अपने कपड़े पहन लो। आयशा चौंक गई। उसने धीरे से नीचे देखा और पाया कि उसकी बड़ी छाती पूरी तरह से खुली थी और तेज सांसों के कारण हिल भी रही थी। आयशा ने जोर से चिल्लाया, तुम विकृत, तुमने मेरे कपड़े क्यों उतारे? वो अपने स्तनों को ढकते हुए तेजी से ऊपर की ओर भाग गई। एक 34D कप साइज वाली लड़की का दौड़ना वाकई दर्शनीय दृश्य था। आदर्श को लगा जैसे उसकी नाक गर्म हो गई हो। समायरा ने धीरे से अपना माथा ठोका। ये आयशा इतनी सुस्त क्यों है? काफी समय से ये दोनों ही अपार्टमेंट में रह रही थी। बाहर ठंड थी, लेकिन अंदर हीटर चल रहे थे। आयशा को ये छोटी छोटी बातें कभी परेशान नहीं करती थी। वो अक्सर कहती थी कि ब्रा बहुत कसती है, तो वो घर आते ही उतार देती और बिना कपड़ों के ही काउच पर लेटकर अपने नाटक देखती। असल में बहुत सी लड़कियां घर में अकेली होने पर ऐसा ही करती हैं, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मरा हुआ समझा गया आदर्श अचानक सामने आ जाएगा, और वो भी आधे कपड़ों में। लगता है तुम्हारी रहने की आदतें थोड़ी बेहतर है, क्या तुम हैरान नहीं हो? आदर्श ने पूछा, जब अब वे दोनों लिविंग रूम में अकेले थे। समायरा की आंखों में शर्म और गुस्से की झलक थी। उसे आदर्श के जिंदा होने की खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि शायद उसने जानबूझकर ऐसा किया हो। वो बोली, मैंने पहले ही सोच लिया था, तुम्हारे जैसे बदमाश इतनी आसानी से नहीं मरते। अब तुम भी ताने मारने लगी, या फिर मेरी जिंदा वापसी ने तुम्हें इतना प्रभावित कर दिया है कि अब तुम खुद को काबू नहीं कर पा रही हो? आदर्श ने नाटकीय अंदाज में आंखें सिकोड़ते हुए कहा। समायरा उसकी बातों से बेअसर रही। वो बस राहत महसूस कर रही थी कि वो जिंदा है। चाहे वो उसे कुछ भी कहे, आदर्श उसकी बात मानने वाला नहीं था। आदर्श, आयशा की शेरनी जैसी गर्जना ऊपर से गूंजी। पूरा अपार्टमेंट कांप उठा। समायरा ने सीढ़ियों की ओर देखा और फिर आदर्श की ओर। अब तुम अपनी देख लो। समायरा ने अपने लिंट स्लीपर्स पहने और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। पीछे छोड़ गई आदर्श, जो अब अपने कर्मों की सजा भुगतने वाला था। कम से कम एक रियूनियन हग तो दे दो, आदर्श ने मायूस होकर कहा। समायरा सीढ़ियों के आधे रास्ते पर थी। उसने बिना बोले एक नजर डाली और फिर चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। आदर्श उसकी पतली कमर को जाते हुए देखता रहा। क्या अफसोस। समायरा धीरे से अपने कमरे का दरवाजा बंद करती है। वो दरवाजे से टिकती है और सिर ऊपर उठाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। एक गहरी राहत की भावना उसके चेहरे पर दिखती है। कुछ समय बाद उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान खिलती है। जब उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया और भी सुंदर हो गई हो।